हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग यूके बोर्ड केमिस्ट्री का 2015 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसका कोड है आपका 430 ICR। इसमें हमारा जो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका एरोसॉल क्या होता है। तो इसका हमने आंसर लिख रखा है, उत्तर संख्या 1। इस तरीके से लिखोगे एग्जाम में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपका मतलब कॉपी देखने में भी थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमने आंसर सॉल्व करा है। वह कोलाइड जिसमें परिक्षेपण माध्यम वायु या गैस होती है एरोसॉल कहलाता है। परिक्षेपण माध्यम का मतलब होता है कि वह माध्यम जिसमें कोलाइड कण उपस्थित होते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, धुआं, धूल का तूफान या कोहरा आदि। धूल के तूफान का मतलब होगा जैसे जिसमें धूल, जब काफ़ी तेज़ धूल या हवा चलती है तो उसमें धूल के कण भी उसके साथ वायु में आ जाते हैं। जो धूल के कण होंगे वो होता है आपका कोलाइड, यानी कोलाइड विलयन कोलाइड कण होते हैं। और जो हवा होती है या वायु होती है वो होता है आपका परिक्षेपण माध्यम। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका K4FeCN6 में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था आपको ज्ञात करनी है। तो ये जो यौगिक है उसको हम लोग बोलते हैं उपसहसंयोजक यौगिक बोलते हैं। हमें इन तत्वों में ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करते समय ये ध्यान देना होता है कि जिसकी हमें निकालनी है उसको हम लोग x मान लेंगे। तो हमने निकाला, लिखा है देखो K4FeCN6 में हमने क्या करा, माना Fe की ऑक्सीकरण अवस्था बराबर x। हमने इसकी ऑक्सीकरण अवस्था x मान ली। तो हुआ क्या, देखिए 4 है पोटेशियम, पोटेशियम की +1 होती है, प्लस x प्लस 6 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये +4 आ गया, x आ जाएगा, -6 इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा, देखिए वो सॉल्व करोगे तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x कितना आ जाएगा आपका +2 आ गया। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है आपको, अभिक्रिया C2H5O C2H5O प्लस 4H। उसके ऊपर आपको जो एरो के ऊपर लिखा है देखो, लाल फास्फोरस प्लस HI। आपको याद रखना है जो लाल फास्फोरस प्लस HI है एक प्रबल अपचायक होता है। अपचायक का मतलब होता है वह यौगिक या वह अभिकर्मक जो किसी भी दूसरे यौगिक को क्या करे, H यानी हाइड्रोजन प्रोवाइड कराए। सही है। आपको इसमें X की पहचान करनी है और आपको ये भी दिया है कि इसमें जल यानी H2 क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। अब देखिए आपको X किससे पहचानना है, इन चारों में से आपको X की पहचान करनी है। आपको पहला दिया एथेन, सेकंड दिया आपको इथाइलिन, थर्ड दिया आपको ब्यूटेन, फोर्थ दिया आपको प्रोपेन। तो आप देख पा रहे हो एथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन तीनों जो हैं वो कैसे यौगिक हैं आपके, वो आपके सिंगल बंध वाले यौगिक हैं। लेकिन जो इथाइलिन है वो कैसा यौगिक है आपका, डबल बंध वाला यौगिक है। तो इससे ना कन्फ्यूज मत होना। सही है। ऑप्शन चारों में से एक होगा, वो देखिए आप। तो हम कैसे करेंगे, मैंने ना इस यौगिक को थोड़ा सा सिंपली फॉर्म में लिख लिया है। जैसे ना ये यौगिक आपका क्या दिया है, C2H5O C2H5 दिया है, हमने इसको क्या करा है, सिंपल फॉर्म में लिख लिया है। जैसे देखिए CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस 4H, एरो के ऊपर लिखा है HI प्लस रेड फास्फोरस। मैंने पहले ही बताया है आपको कि ये क्या है, आपका एक प्रबल अपचायक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला ये ना इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा। तोड़ेगा किस प्रकार कि एक H CH2 को मिल जाएगा, एक H O को मिल जाएगा। इस बंध को तोड़ेगा तो एक H CH2 को मिल जाएगा, एक H O को मिल जाएगा। जब इसको एक H मिला तो ये CH3 बन गया। ऐसे इस वाले CH2 को एक H मिला तो ये भी CH3 बन गया। और ये H मिलकर क्या बन गया, ये H2O मिल गया। अब देखिए ऑप्शन में हमें X के साथ 2 भी देखना है। तो ये देखो ये दोनों एक जैसे है ना, तो आप देख पाओगे कि अगर मैं इसको लिखने के बाद 2 से इंटू कर दूँ तो ऐसा बन जाएगा। देखिए इस टाइप से 2 ऐसा लिख सकता हूँ मैं, इसको इस प्रकार लिख सकता हूँ ना इसको मैं, तो ये आपका बन जाएगा। तो इसमें हम लोग किस में टिक कर लेंगे, एथेन में टिक कर लेंगे। और आपका जो X है वो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। सही है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न दिया है निम्न का IUPAC नाम लिखिए। तो आपको IUPAC नाम लिखते समय 2 बातों का ध्यान देना होता है। मुख्य जो 2 बातें होती हैं, वैसे तो बहुत सारे रूल हैं इसमें, लेकिन मुख्य जो बातें होती हैं अगर आपको पहले से IUPAC रूल पता है तब। तो पहली बात यह है कि आपको सबसे ईजी जो रूल है वो ये है कि आपको सबसे पहले लंबी श्रृंखला की पहचान करनी होती है कि लंबी श्रृंखला कौन सी है। तो हमने काउंटिंग कर ली, देखिए 1 2 3 4 5, ये आपकी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। इससे बड़ी कोई कार्बन श्रृंखला इसमें उपस्थित नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम, अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करते समय ये ध्यान देना होता है कि नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से जो क्रियात्मक समूह होता है। इसमें क्रियात्मक समूह कौन है, इसमें क्रियात्मक समूह कीटोन है। कौन है, कीटोन। तो हमें नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से कीटोन क्या हो, नज़दीक पड़ेगा। तो 1 2 3 1 2 3 दोनों से एक जैसा ही है। अब देखिए मिथाइल दोनों में है, यहाँ पे दोनों में मिथाइल लगे हैं, यहाँ से भी नंबर 2 पर हो, यहाँ से भी नंबर 2 पर हो। तो आप नंबरिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे राइट से या चाहे लेफ्ट से। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 दिखा रखा है, देखिए 1 2 3 4 5। तो आप देख पा रहे हैं
जो पार्श्व श्रृंखलाएं हैं, जैसे मिथाइल जो लगा है ना वो शाखाएं हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं पार्श्व श्रृंखला, शाखाएं या साइड ब्रांच बोलते हैं। तो जो मिथाइल है ये, इसको नाम लिखते समय ध्यान देना होता है कि जो साइड ब्रांच होती हैं यानी जो पांच श्रृंखलाएं होती हैं पहले आती हैं, उसके बाद आपका कार्बन चेन के नंबर के बारे में आता है और सबसे लास्ट में अंतिम में आता है आपका क्रियात्मक समूह के बारे में। तो जो ये है देखिए, तो इसका नाम कैसे लिखोगे, 1 2 2 पे मिथाइल लगा है और 4 पे मिथाइल लगा, तो क्या लिखेंगे हम इसको 2,4 डाई मिथाइल। डाई है मतलब 2 मिथाइल के बारे में बात करी गई है। और आपको एक बात अवश्य ध्यान देना होता है कि शब्द और नंबर के बीच में, शब्द और संख्या या अंक के बीच में हमेशा डैश आएगा। तो क्या लिखा 2,4 डाई मिथाइल, 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटेन बोलेंगे। और इस क्रियात्मक समूह की जो स्थिति है वो कौन से नंबर पर, तीसरे नंबर पर है, दिखा रखा है 2,4 डाई मिथाइल पेंटेन 3 ऑन। आई बस वो दिया है, निम्नलिखित को क्षारता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो क्षारता का मतलब होता है कि हम लोगों ने जो बेसिक पढ़ा वो ये है कि जिसके ऊपर जिसके साथ OH होगा वो क्षारीय होगा। लेकिन नाइट्रोजन के जो केस में थोड़ा सा ना अलग होता है। नाइट्रोजन के केस में उसकी क्षारता को समझाई जाती है, वो उसके लोन पर समझाई जाती है। लोन पे मतलब ये जो डॉट लगे होते हैं वो नाइट्रोजन के ऊपर देखिए इस प्रकार के, इनके आधार पर उसकी क्षारता बता सकते हो। तो देखो इसकी क्षारता बताने के लिए थोड़ा सा बड़ा वीडियो बनता, मैंने शॉर्ट में थोड़ा समझा रखा है, क्योंकि इसमें इसकी क्षारता को बताने के लिए 2 इफेक्ट काम में आते हैं। एक होता है स्टेरिक इफेक्ट और एक होता है सॉल्वेशन इफेक्ट। ये क्या क्या होते हैं इनकी वीडियो अलग से बना दी जाएगी। आप अभी सिर्फ इतना याद रखना, कभी भी अगर नाइट्रोजन के साथ इथाइल आता है तो इथाइल के लिए 2 डिग्री वाला ज़्यादा क्षारीय होगा, उसके बाद 3 डिग्री होगा, उसके बाद 1 डिग्री अमीन होगा और फिर आपके पास उसके बाद अमोनिया आ जाएगा। डिग्री क्या होती है, देखो डिग्री का थोड़ा सा आइडिया देख लेना आप लोग। जैसे एन के पास इसमें देखिए 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं इस टाइप से। मैं यहाँ दिखा देता हूँ, देखो एन के पास इसमें क्या है, 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। एक यहाँ पे देखिए एन के पास 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ कितने हैं, 2 है। तो जितने अल्काइल ग्रुप होंगे एन के साथ सीधे अटैच हुए तो वो उसकी डिग्री होती है। अगर 2 एन के साथ ग्रुप अटैच है तो 2 डिग्री का होगा, अगर 3 जुड़े हुए हैं तो डिग्री 3 होगी, अगर 1 जुड़ा हो तो डिग्री 1 होगी, अगर कोई नहीं है तो उसको हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, देखिए वसा में विलय 2 विटामिनों के नाम लिखिए। देखो वसा में विलय विटामिनों के नाम जो हैं वो ये हैं आपके पास, क्या क्या है, विटामिन A, D, E, K, जो कि यहाँ क्या होते हैं, वसा में विलय होते हैं। इसका जो तरीका है सीधा सा याद करने का, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, कीड़ा करके, सही है। अगला है आपका प्रश्न 7 जो है वो दे रखा है आपको, टेफ्लॉन का रासायनिक नाम लिखिए। टेफ्लॉन एक बहुलक होता है, ये 2022 के बच्चों के उसमें नहीं आ रहा है, लेकिन मैं वीडियो बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको स्किप कर देना। 2022 के जो बच्चे होंगे, क्या है टेफ्लॉन का रासायनिक सूत्र, नाम जो है वो है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। क्या है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथीन। टेट्रा मतलब 4 फ्लोरीन है, पॉली मतलब इसका मतलब N दिखाता है पॉली, और एथीन क्यों बोल रहे हैं उसको, ये एथीन से बनता है, सही है। अगला प्रश्न दे रखा है आपको इसमें, सल्फर ड्रग्स के 2 उदाहरण लिखिए। सल्फर ड्रग्स मतलब ये है आपके पास 2 दे रखे हैं आपके, एक सल्फा ग्वानिडिन दिया है और एक आपका सल्फा पिरिडीन दिया है। देखो ये होता है आपका, ये पूरा स्ट्रक्चर दे रखा हमने बना के इसका, सल्फा ग्वानिडिन का। ये भी आप ये क्या है आपका, सल्फा पिरिडीन है, सही है। इनके आपको इनके स्ट्रक्चर याद रखने हैं। अगर मैं कभी आगे बहुलक चैप्टर पढ़ाऊँगा तो आपको इसके बारे में पूरा डिटेल वगैरह मैं बता दूंगा, सही है। और ये शायद 2020 के बच्चों के में ये भी कट है, तो इसको भी आप लोग उतना देखना मत, मैं बाकी जब समझाऊंगा तो आगे बता दूंगा। आगे क्या दिया है देखिए, आगे क्वेश्चन दिया है, चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है यदि इसकी कोष्टिका के कोरों की लंबाई 4.07 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर तथा घनत्व 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो चांदी का परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है आपको। कैसे ज्ञात करेंगे चांदी का परमाणविक द्रव्यमान, वो देखिए आपको कोरों की लंबाई दे रखी है, A बराबर हमने लिखा है, लंबाई को A से दिखाते हैं, घनत्व दिया हमें D बराबर इतना, और चांदी का जो परमाणु द्रव्यमान है वो हमें ज्ञात करना है। एक फॉर्मूला होता है, चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। फॉर्मूला होता है घनत्व बराबर Z इंटू उसका परमाणु द्रव्यमान, यानी परमाणविक द्रव्यमान, A होता है उसका घनत्व A³ मतलब, और Na का मतलब होता है अवोगाद्रो संख्या, और Z होता है कि देखो यहाँ पे ना आपको दिया है FCC, तो Z होता है FCC में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। FCC क्या होता है उसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए FCC का मतलब होता है ये, जैसे इसमें क्या होंगे 8, आपको पता है इसमें 6 सतह होती हैं, 1 2 3 4
5 6, ये 6 सतह होंगी, देखिए 6 फलक जिसे बोलते हैं, और इसमें 8, ये 4 ऊपर कोने और 4 नीचे कोने होंगे, 8 कोने होंगे, और इसमें हर एक सतह पर एक एक होगा। तो देखिए क्या लिखा है मैंने, सभी कोनों के लिए आपको दिख रहा है 1/8 × 8, तो हमने 8 से 8 कैंसिल करा, 1 आया। उसके बाद फलकों के लिए 6 फलक हैं, तो हर एक फलक का कितना जो सहभागिता होती है इसमें 1/2 सहभागिता होती है, तो 1/2 × 6 करा तो 2 से 6 काटा, कितना आ गया 3 आ गया आपका। तो जेड कितना आ गया आपका, 1 आपका कोनों से आया है सहभागिता के कारण, और 3 आया है आपका फलकों की सहभागिता के कारण, 4 आ गया। सही है। तो देखिए इसमें होगा ये पता 3 और 4 कैसे आया, इसके ऊपर भी एक दूसरा ऐसा ही सिस्टम रखा होगा, इसके बगल में रखा होगा, इसके बगल में रखा होगा, इसके नीचे रखा होगा, इसके पीछे भी और इसके सामने भी रखा होगा। तो अगर मैं थोड़ा समझाऊं तो अगर कोई इसके ऊपर दूसरा ऐसा ही क्यूब रखा होगा तो उस क्यूब के लिए ये वाला जो परमाणु है, ये वाला जो परमाणु है वो उस क्यूब के लिए इस क्यूब के लिए आधा आधा बढ़ जाएगा ना। ऐसे इसमें ऐसे ही आधा आधा कितने सतह के लिए होगा, 6 फलकों के लिए होगा, 6 सतहों के लिए होगा। तो हमने आधा कर रखा है, एक फलक के लिए कितना आ रहा है, आधा आ रहा है, और सतह कितनी है, 6 सतह है, तो एक फलक के लिए आधा और 6 सतह से 6 से इंटू कर दिया हमने, कांटा 3 आ गया, जोड़ के कितना कर दिया, 3 और 1 4 कर दिया। फॉर्मूला हमने लिखा था घनत्व बराबर जेड, आप समझ चुके हो, m परमाणु द्रव्यमान होता है, ए क्यूब जो होगा उसका आयतन होगा, Na मतलब अवोगाद्रो संख्या, आपको m निकालना है, d हमें दिया हुआ है, ए क्यूब मतलब जो आपको लंबाई दे रखी है कोर की लंबाई, उसका आप 3 कर दोगे घात में तो उसका घनत्व उसका आयतन निकल जाएगा, Na मतलब उसके अवोगाद्रो संख्या, और जेड अब कितना मिल गया आपको, 4 मिल गया। सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा आप लोग थोड़ा घर में ट्राई करना, मैंने काफ़ी हद तक इसको ईजी करके करा है, आप लोग देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये इजी पोर्शन आपको समझ में आ जाए। ये आपका पूरा हो गया। सही है, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो आपके पास प्रश्न दिया है वो दिया है आपको, चतुष्फल की रिक्ति तथा अष्टफल की रिक्ति में विभेद कीजिए। इन दोनों में आपको अंतर बताना है। देखो इसके नाम से समझ में आता है, चतुष्फल की मतलब 4 वाला और अष्टफल की मतलब 8 वाला। सही है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या विभेद कैसे करा जाएगा। देखिए ये है इनके आंसर दे रखे हैं मैंने। चतुष्फल की रिक्ति का मतलब होता है, चतुष्फल की रिक्तियों में उपसंयोजन जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। इसका मतलब होता है, संख्या का मतलब है, जैसे ना अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, मैं इसको बना के दिखा देता हूँ, जैसे ये यहाँ देखना, आप यहाँ बना के दिखा देता हूँ। जैसे कोई एक यौगिक है, जैसे ये है एक यौगिक आपके पास, यौगिक दे रखा है, तो जो इतने लिगेंड जुड़े होंगे ना, जो धातु आयन से जुड़े होंगे, सीधे सीधे धातु आयन से, वो क्या होगी, उसकी उपसंयोजन संख्या होती है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, चतुष्फल की बात करें, तो यहाँ पे वो कितना लिखा होगा उस कंडीशन में, यहाँ पे 4 लिखा होगा। सही, उस कंडीशन में यहाँ पे कितना लिखा होगा, 4 लिखा होगा। तो देखिए चतुष्फल की रिक्तियों में उपसंयोजन संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। अष्टफल की रिक्तियों में कितनी होती है संख्या, 6 होती है। देखिए ये जो यौगिक है वो कैसे यौगिक है आपका, अष्टफल की यौगिक है। सही है, ये बेसिक बात आपने पढ़ा होगा। तो देखिए आगे इसका जो दूसरा पॉइंट है वो क्या दिया है, चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या एकक कोष्ठकों में परमाणुओं की संख्या की 2 गुनी होती है। ये कैसा, थोड़ा इसको समझना चाहिए कि जो रिक्तियां जो होंगी ना, जो रिक्तियां जो होंगी वो क्या होंगी, परमाणुओं की संख्या, जितने परमाणु उपस्थित हैं उससे क्या होंगी, वो 2 गुनी होंगी। और अष्टफल की में क्या होगा, जो रिक्तियां होती हैं वो क्या होंगी, बराबर होंगी किसके, परमाणुओं की संख्या के। अगर आपके पास 5 परमाणु है तो रिक्तियां भी कितनी होंगी, उसमें 5 होंगी। अगर आपके पास 2 परमाणु है तो यहाँ जो रिक्तियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं, परमाणु संख्या के 2 गुनी होती हैं। सही है, ये आपने पढ़ा होगा, इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, आपको सिर्फ ये याद करके इस प्रकार लिख देना है एग्जाम में। सही है, अगला जो प्रश्न है आपके पास, जो प्रश्न दे रखा है प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित को समझाइए। पहला जो है आपका मोलरता, और जो सेकंड है आपका वो क्या है, मोल अंश। सही है, देखो मोलरता क्या होती है वो समझते हैं। मोलरता का मतलब होता है किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। जैसे कोई ये विलयन है आपके पास, ये कितना लीटर है, 1 लीटर मान लेते हैं इसको हम लोग, कितना मान लेते हैं, 1 लीटर मान लेते हैं। इस 1 लीटर विलयन में उपस्थित कितने विलय के मोल हैं। विलय मतलब जो कम क्वांटिटी में होता है, विलायक मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, विलय मतलब जो कम क्वांटिटी में होता है। तो विलय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी मोलरता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोलरता। कैसे निकालेंगे, देखिए मोलरता बराबर विलय के मोल अपॉन विलय का आयतन किस में, लीटर में लिया है। तो हम लोग जो आपके पास केमिस्ट्री में चैप्टर दिखा रहे हैं हम लोग, उसमें चैप्टर नंबर 2 का प्रश्न है, न्यूमेरिकल है, तो इसमें हम लोग विलय को बी से दिखाते हैं, विलायक को ए से दिखाते हैं, सामान्यता। तो हमने क्या लिखा है, और मोल को दिखाते हैं हम लोग एन से, तो हमने विलय के मोल को किससे दिखा रखा है, एन बी से। विलयन का आयतन दिखा रखा है हमने वी से, एस मतलब सॉल्यूशन,
और एल आपको दिखाया। मोलरता को दिखाते हैं हम लोग एम से। मात्रक क्या होता है, मात्रक बराबर मोल प्रति लीटर। देखो मोल के लिए मोल आएगा और आयतन के लिए क्या आता है मात्रक इसका लीटर, बराबर मोल प्रति लीटर, या इसको हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं कैपिटल एल। यदि आपके पास आयतन मिलीलीटर में हो तो आप क्या लिखोगे, मोलरता जो लिखोगे मोलरता बराबर एन बी मतलब मोल विलय के अपॉन वी, एम एल में दिया है लेकिन हमें लीटर में निकालना होता है तो हम क्या करते हैं 1000 से भाग कर देते हैं। अब होगा क्या, देखो इसके पास अंश और हर दोनों है, इसके पास सिर्फ अंश है, इसके पास हर नहीं है, तो हम इसमें हर 1 मानेंगे और इनकी क्या कर देंगे ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो ये देखो ये 1000 ऊपर पहुंच जाएगा और v की 1 से गुणा करेंगे v आ जाएगा। सही है, तो ओवरऑल जो फॉर्मूला बनता है एन बी बराबर एन बी अपॉन वी एस एम एल में गुणा 1000। ज़्यादातर जो मोलरता के प्रश्न होते हैं वो इसी सूत्र से सॉल्व होते हैं क्योंकि आयतन बहुत कम लीटर में दिया होता है। सही है, आगे अगला प्रश्न देखते हैं। आगे दिया है देखिए आपको मोलंश दिया है। मोलंश क्या होता है देखिए उसकी मैंने परिभाषा लिख रखी है। मोलंश का मतलब जैसे ना आपने 11th में पढ़ा होगा आयतन आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, तो इनका मतलब होता है कि कोई भी चीज़ किसी भी विलयन में कितने गुना या कितने मतलब उसके कंपेयर में कितना उपस्थित है, उसकी तुलना में वो चीज़ उस चीज़ में उस विलयन में कितना उपस्थित है। तो ऐसे ये मोल अंश है, ये मोल के टर्म में आएगा। तो मोल अंश क्या होता है, किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक, मतलब जैसे अगर कोई विलयन है सपोज जैसे मैंने बना रखा है, जैसे इस विलयन में घटक हैं ए है बी है, 2 घटक हैं, तो इन किसी भी एक घटक का जो मोल होगा क्या दिया, किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक का मोल अंश उस घटक के विलयन में उपस्थित मोल तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका मोल अनुपात बोलते हैं। मैं इसको समझाता हूँ थोड़ा फॉर्मूले से देखिएगा आप। हम मोल अंश को एक्स से दिखाते हैं, इसको चाय से भी कहते हैं, बहुत से लोग चाय चाय बोलते हैं इसको, लेकिन आप इसको एक्स से भी बोल सकते हो। आगे क्या है देखो, मैंने क्या कहा, किसी एक घटक का मोल बट्टे या अपॉन उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों का अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका मोल अंश बोलते हैं। याद होगा ना, जैसे अगर मैं बात करता हूँ द्रव्यमान द्रव्यमान प्रतिशत की बात करता हूँ, आपने पढ़ा होगा ये पहले। इसमें क्या होता था, जैसे हमने कहा कि निकालना हमें, इसको W/W से दिखाते थे। इसका मतलब होता है जैसे आपने कोई चीज़ 10 ग्राम उपस्थित है, कितने में 100 ग्राम में, तो ये तरीका होता है किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो और वो टोटल कितना है। तो ऐसे यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं ए के लिए बात करें तो ए का मोल अंश कैसे निकालेंगे, ए के मोल अपॉन उस विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल। सही, या ऐसा बोल सकते हो विलयन का मोल, क्या बोल सकते हो विलयन के मोल। इसी प्रकार बी के मोल अंश की बात करूंगा तो बी के मोल ऊपर आएंगे और विलयन के मोल क्या आएंगे, उसके अपॉन में आएंगे। एक चीज़ थोड़ा मैंने प्रॉपर समझा रखा है, देखिएगा। हमने क्या करा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दिया है, क्या मिलेगा एक्स ए और एक्स बी को जोड़ा बराबर क्या मिल गया हमें, एन ए अपॉन एन ए प्लस बी, और यहाँ मिला एन बी अपॉन एन ए प्लस बी, क्योंकि ये दोनों तो सेम है दोनों के लिए। अब क्या करना, दोनों का हमने एलसीएम लिया, हमें ये मिला, हमने इसको कट करा 1 आया। तो ऐसा देखा जाता है कि जितने भी घटक उपस्थित होंगे ना इस पूरे विलयन में, उन सभी घटकों के मोल अंश का जो योग होगा वो कितना आएगा, सदैव कितना आएगा, 1 आएगा। यही प्रश्न आ जाता है एग्जाम में कि अगर किसी विलयन में 3 घटक उपस्थित है, उन तीनों घटकों के मोल अंश का योग कितना होगा, तो आप लोग लिख दीजिएगा उसका योग कितना होगा, आपका 1 होगा। सही है, अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है आपको दे रखा है इसमें, अगला प्रश्न दे रखा है आपको इसमें एक न्यूमेरिकल है, इसका अथवा था कास्टिक सोडा के 4 ग्राम अणुभार दे रखा है। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है KOH को जल में घोलकर 200 सेंटीमीटर क्यूब विलयन बनाया गया, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। सही है, मैंने इसको न्यूमेरिकल कर रखा, आंसर कर रखा है, देखिएगा। कास्टिक सोडा मतलब विलय होगा तो विलय को किससे दिखा रखा है, बी से दिखा रखा है। इसका जो द्रव्यमान W से दिखा रहे हैं, WB बराबर 4 ग्राम। कास्टिक सोडा का मतलब सॉरी KOH नहीं NaOH होता है। ये देखिए NaOH कास्टिक सोडा को बोलते हैं। उसका अणुभार कितना दे दिया हमें, देखिए कास्टिक सोडा आपका विलय है तो हमने इसको बी से दिखा रखा है, कैपिटल M दिखाते हैं। इसका अणुभार क्या निकाला है, सोडियम का 23 होता है, O का 16 होता है और H का कितना होता है, 1 होता है। तो MB कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 ग्राम पर मोल। विलयन का आयतन कितना दिया आपको, 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो मोलरता कैसे निकलेगी, अभी मोलरता आपने पीछे पढ़ी है, देखिए आपने मोलरता पीछे पढ़ी थी, कैसे निकाली थी मोलरता आपने। फिर मोलरता का फॉर्मूला क्या था, देखिए विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ पे आपको देखो विलयन का जो आयतन दिया है इस प्रश्न में वो दिया आपको सेंटीमीटर क्यूब में। आप लोग याद रखना जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है वो 1 ml के इक्वल होता है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन को याद रखिएगा।
1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 ml के इक्वल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस आयतन को किस में मानेंगे, ml में मान सकते हैं। हम लिख सकते हैं 200 मिलीलीटर। अब क्या देखो विलयन की मोलरता कैसे निकालेंगे, विलय के मोल, क्योंकि आपका आयतन जो दिया वो ml में दिया है, तो हमने ml के साथ क्या कर रखा है, 1000 से 1000 से क्या कर रखा है, गुणा कर रखा है। फॉर्मूला आपको पता है, मोल कैसे निकालते हैं, मोल निकालने का फॉर्मूला होता है मोल बराबर क्या होता है, विलय का द्रव्यमान जो आपको दिया है बट्टे उसका आणविक द्रव्यमान, सही है, यानी इसका बोलते हैं मोलर द्रव्यमान ही बोल देते हैं इसको। क्या होगा, WB/MB/VS गुणा 1000 चल रहा था ऊपर से लिखा, WB आपको 4 दे रखा है, MB आपका 40 आया है, और आपको देखो आयतन जो दिया है वो 200 दिया है। अपॉन में हमने देखो इसके पास अंश और हर दोनों थे, इसके पास अंश था, हर नहीं था, तो हमने इसके लिए 1 नीचे 1 माना, इस प्रकार से ऊपर नीचे करा, ये आ गया ओवरऑल। सॉल्व करना आपको आता है, थोड़ा बहुत नॉर्मल कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो। तो अब इसका आंसर 1/2 निकल गया, 1/2 का हमने डिवाइड करके 0.5 मोल पर लीटर कहा, तो एम हमें कितना मिल गया इसका, 0.5 मोल पर लीटर। अगला प्रश्न देखिए, ये है फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम लिखिए। देखो फैराडे के विद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम थे। नियम नंबर 1 है आपका, इसमें दिया क्या है, देखो इस नियम में क्या कहा है कि इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित होने वाली धारा के मात्रा के समानुपाती होती है। तो इसका मतलब ये है कि देखो हमें ना लास्ट में जो रिजल्ट निकालना है वो ये निकालना है, रिजल्ट ये निकालना है जो W होगा वो किसके समानुपाती आएगा, धारा के समानुपाती आएगा। अभी आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे जो W है वो किसके समानुपाती आ रहा है, Q के समानुपाती आ रहा है। आप लोग जानते हो जो I बराबर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Q/T होता है I बराबर फॉर्मूला। तो अब यहाँ से Q का वैल्यू निकालो, Q कितना आएगा, Q बराबर कितना आ जाएगा, I/T आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, Q की जगह पे क्या रख देंगे, I गुणा T रख देंगे। देखिए इस प्रकार हमने क्या करा, Q बराबर क्या रख दिया, I गुणा T रख दिया। अब देखो हमें समझ में आ रहा है जो W है यानी पदार्थ की जो मात्रा है वो क्या है, समानुपाती किसके आ रहा है, विद्युत धारा के समानुपाती आ रहा है, सही है। अब देखिए आगे हमने क्या करा, समानुपाती का चिन्ह हटाया, हमने क्या लगाया, Z लगाया। आपको पता होगा ये आपने बचपन छोटी क्लासों में पढ़ा है, ठीक है। जहाँ Z एक क्या है, स्थिरांक है जिसे मुक्त आयन का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। देखो ये Z वगैरह ये चीज़ें आप लोगों ने अपने जब अपने चैप्टर पढ़ा होगा, 3rd चैप्टर, उस टाइम अपने डिटेल में समझा होगा, सही है। इसका द्वितीय नियम क्या है, विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों, यहाँ थोड़ा सा ही वर्ड थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, अभी मैं इसको समझा देता हूँ क्या है, तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। इसे फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम कहते हैं। देखो तुल्यांकी भार को दिखाते हैं हम लोग ई से। अब तुल्यांकी भार होता क्या है वो समझना, पहले इसको निकालने का तरीका बताता हूँ, फिर इसको समझा देता हूँ मैं, ठीक है। तुल्यांकी भार का निकालने का तरीका होता है कि जैसे फॉर्मूला बनता है तुल्यांकी भार बराबर पदार्थ का मोलर द्रव्यमान बट्टे एन गुणांक। अब ये एन गुणांक कैसे निकलता है, एन गुणांक देख लेना छोटा सा। एन गुणांक निकालने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अम्ल की, तो अम्ल के लिए एन गुणांक निकलता है उसमें उपस्थित H पॉजिटिव की संख्या, H पॉजिटिव की संख्या। क्षार के लिए होता है उसमें उपस्थित OH नेगेटिव की संख्या। और जैसे लवण होता है, लवण में होता है जो धनायन होता है, धनायन पर उपस्थित आवेश। कैसे निकालते हैं देखिए, अगर मैं बात करूं H2SO4 के लिए बात करूं तो एक अम्ल है, इसके लिए जो N का वैल्यू हो वो कितना हो जाएगा 2। अगर मैं बात करूं HCl के लिए, इसके लिए N का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, क्योंकि देखिए इसके पास 2 H है और इसके पास कितना है 1 H है। ऐसे का क्षार की बात करूं NaOH, इसके पास N कितना हो जाएगा, इसके लिए 1 हो जाएगा। अगर बात करूं मैं CaOH का होल ट्वाइस, इसको हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना, तो उसके लिए N कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये तरीका है क्या आपकी N गुणांक को डिफाइन करने का, सही है। तो देखिए इसको मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, नियम को देखना। विभिन्न विद्युत अपघट्यों की विलयनों में समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर, देखो क्या होगा, जैसे एक विद्युत अपघट्य ये है,
जैसे विद्युत अपघट्य एक ये है आपका, एक ये है आपका, तो इसमें आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, इसमें भी एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, तो आपने इनको क्रॉस कनेक्ट कर रखा है। तो इसमें ना समान विद्युत धारा अगर आप प्रवाहित करोगे ना दोनों में, तो होगा क्या, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती हैं। तुल्यांकी भार मतलब होता है, जैसे थोड़ा और इसे डिटेल में समझते हैं। हाँ, तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं मैंने आपको वो तरीका बता दिया। डब्ल्यू आपको पता है पदार्थ की मात्रा, जो पदार्थ किसी इलेक्ट्रोड पर इकट्ठा होगा, जैसे ये कोई इलेक्ट्रोड है सपोज, ये कोई इलेक्ट्रोड है सपोज, इस टाइप से कोई इलेक्ट्रोड है, इस पर जो पदार्थ की मात्रा इकट्ठी होगी उसे हम लोगों ने डब्ल्यू से दिखा रखा है। सही है। अब देखिए इसमें कैसे आप वो निकालोगे, ई क्या होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे हम लोगों ने ना एक तराजू देखा होगा आपने, तराजू क्या होता है, इस टाइप से तराजू होता है। तराजू आपका इस टाइप से होता है। जैसे मैंने सपोज यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा एक तरबूज रख रखा है, ये क्या है आपका एक, ये आपका एक तरबूज है, क्या है, तरबूज है। अब मैंने ये सपोज तरबूज आपका 2 किलो का तरबूज है, कितने केजी का तरबूज है, 2 किलो का तरबूज है। तो ये क्या है, देखो अगर मैं यहाँ पे ना एप्पल रखना, मैंने सेब रखना स्टार्ट करा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 8 सेब रखने के बाद, 8 सेब रखने के बाद ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ऐसा बोल सकता हूँ कि जो एक तरबूज है वो 8 तरबूजों को क्या है, सॉरी, जो एक तरबूज है वो 8 सेबों के क्या है, तुल्य है। जो एक तरबूज आपको दिया है, जो मैंने तोला है, इसमें वेट करा है इसका, वो क्या है, 8 सेबों के क्या है, तुल्य है। मतलब ऐसा बोल सकते हो कि जो सेब हैं वो तुल्यांक है किसका, तरबूज का। ये तुल्यांक मतलब ये थोड़ा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बाकी अगर आपको पढ़ना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं एक तुल्यांकी करके एक अलग से, तुल्यांकी भार करके अलग से टॉपिक बना के वीडियो बना दूंगा। छोटा वीडियो बनेगा, तो बड़ा नहीं बनेगा। सही है, इतना समझना आप लोग, इस बात को याद रखिएगा। भाई इतना ही आपको लिखना है अपने उसमें, लेकिन लिखने का तरीका आप लोग ध्यान से देखिएगा। उत्तर हमेशा बीच में लिखना, बड़ा बड़ा थोड़ा सा, ताकि, और यहाँ पे ना हर बार हमेशा एक स्केल का मार्जिन खींचते जाना। मैं स्केल का मार्जिन आपको दिखा रखा है मैंने खींच के, यहाँ पे देखिए, इतना इतना स्केल का मार्जिन खींचते हुए जाना, ताकि ना वो आसानी से आपको एग्जाम में मार्क्स दे सके, जो आपका मतलब टीचर जो होगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका जो अगला प्रश्न है वो है आपके पास, अगला प्रश्न आपको दे रखा है इन्होंने, निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। आपको क्या क्या दे रखे हैं, कॉपर प्लस दिया है, और जो दूसरा प्रश्न दिया है वो दिया है मैग्नीज का 2+ दिया है। इसमें आपने दोनों के अलग अलग विन्यास बताने हैं। तो देखिए मैंने बता रखा है, आप लोग जानते हो कॉपर का जो क्रमांक होता है वो 29 होता है। देखिए आपको ना ये हम लोगों ने 10th तक तो हमें 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट्स लाने होने चाहिए थे, उनसे काम चल जाता है। लेकिन 11th या 12th में ना हमें 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट भी लाने होने चाहिए। कैसे याद करते हैं, आपको पता होगा स्कैंडियम, एक मिनट, जैसे स्कैंडियम होगा, टाइटेनियम होगा, वेनेडियम होगा, क्रोमियम होगा, मैग्नीज होगा, आयरन होगा, कोबाल्ट होगा, निकल होगा, फिर इसके बाद कॉपर आएगा, और उसके बाद जिंक आएगा। सही, थोड़ा स्पेस नहीं है, तो ये 21 होगा, ये 22 होगा, ये 23 होगा, ये 24 होगा, ये 25, ये 26, ये 27, 28, 29 और 30। आप लोग देख पा रहे हो, जो अभी हमें प्रश्न दिया है कॉपर के बारे में दिया, तो कॉपर कितना होता है आपका, देखिए 29 होता है। कॉपर कितना होता है, 29 होता है। तो 29 के लिए आपको करना क्या है, देखिए मैंने पहले ना इसका जो हमारा मानना होता है विन्यास के ऊपर, मतलब हम जैसा सोचते हैं विन्यास ऐसा होना चाहिए, वैसा विन्यास बना रखा है। विन्यास क्या बनाया, एस में 2 आते हैं, तो हमने 1s2, फिर 2s2, 2p6। इसको ना अगर आपको ये कैसे 1s के बाद 2s आ रहा है, तो इसके लिए अवबाहु का एक टेबल बनता है। मैं इस टेबल को बना के दिखा देता हूँ आप लोगों को कैसे बनेगा। ये देखिए टेबल किस प्रकार बनेगा, वो टेबल देख लीजिए। अवबाहु को टेबल बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको। अवबाहु की किस प्रकार बनेगी वो देखना आप लोग। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p। देखिए आप इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ से ऐसे करके इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा,
बता रहा हूँ कैसे जाएगा, मैं बना लूँ पहले फिर पूरा आपको समझा देता हूँ मैं। यहाँ देखिए आप लोग, ये वैसे 11th में पढ़ा होगा, आप लोग नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं अभी समझा देता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका 1s में, 1s के बाद कहाँ जाएगा, वो 2s में जा रहा है, देख ही लीजिए आप लोग। 2s के बाद कहाँ जा रहा है, वो 2p में जा रहा है, फिर 3s में जा रहा है, फिर 3p में जा रहा है, फिर 4s में जा रहा है, फिर 3d में जा रहा है, फिर 4p में जा रहा है, फिर 5s में। ऐसे करके इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आगे बढ़ता रहता है जैसे जैसे। और आपको ये भी बातें याद रखनी होंगी, s में सिर्फ एक बॉक्स होता है, एक कक्षक होता है, तो इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे अधिकतम। p में कितने आते हैं, तो इसमें 3 कक्षक होते हैं, तो इसमें कितने आएंगे, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। d में कितने होते हैं, d में 5 कक्षक होते हैं, इसमें कितने आएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं अधिकतम। या ऐसे जनरल बोल सकते हो कि हर एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं, तो ऐसे 7 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे आपके, इसमें आएंगे आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एक चीज़ और याद रखनी, जब तक कि एक कक्षक संपूर्ण तरीके से भर नहीं जाता तब तक आप इलेक्ट्रॉन को आगे नहीं बढ़ाओगे, सही है, इस बात को याद रखना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए इस बात का ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ देखना, देखो पहले 1s में हमने भरा इलेक्ट्रॉन 2, उसके बाद हमने 1s के बाद हम कहाँ गए, 2s में गए, उसके बाद फिर 2p में गए, फिर 3s में गए, फिर 3p में गए, फिर 4s में, फिर 3d में। देखो ये जो विन्यास हम लोग सोच के चल रहे थे, ये वाला विन्यास है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। अब एक चीज़ गौर करने वाली बात यह है, आपको सिर्फ अभी याद रखना है ये क्या होता है। कभी भी ना डी में कभी भी हम लोग 9 या 4 इलेक्ट्रॉन ही भरेंगे। जैसे कभी भी हम लोग डी में, डी ऐसा होता है, डी आपको पता होगा, डी इस प्रकार होता है आपका 1 2 3 4। तो डी में कभी भी क्या होते हैं, ना 4 आएंगे और ना ही कभी 9 आएंगे। ये 9 D9 का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, कॉन्फ़िगरेशन है, तो कभी 9 इलेक्ट्रॉन नहीं आते हैं। ऐसा इसलिए करा जाता है कि ना 9 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जो इसकी ऊर्जा होती है वो बहुत बढ़ जाती है, ऐसा कह सकते हो, इसका स्थायित्व कम हो जाता है, सही है। तो ये है आपका, तो हमने क्या करा, ऐसा ऐसे इलेक्ट्रॉन हम यहाँ की तरफ को ट्रांसफर कर देते हैं, तो होता क्या है, जो इसका वास्तविक विन्यास बनता है वो कितना बनता है आपका, 4s1 और 3d10 बनता है। क्या बनता है, 4s1 और 3d10 बनता है। तो अब कॉपर का जो प्लस का विन्यास होगा, प्लस का मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाना, कमी हो जाना। तो कमी कैसे होगी, हाँ अब एक चीज़ और याद रखना आप लोग कि देखो इलेक्ट्रॉन वहीं से निकलेगा जो सबसे बाहर कक्षक होता है। आप जानते हो किसी भी परमाणु में ये कक्षाएं होती हैं, ये कोष होते हैं, पहला कोष, दूसरा कोष, तीसरा कोष। तो ये पहला कोष हो गया, दूसरा कोष हो गया, ये तीसरा कोष हो गया, इसके बाद बाहर से चौथा कोष आएगा ना। तो आप लोग जान पा रहे हो कि जो 4s है वो सबसे बाहर होगा 3d से। देखो भले ही ऊर्जा उसकी कम है, इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जा रहा है, लेकिन जो वास्तविकता रूप है जो ना परमाणु का, उसमें 4 क्या होगा, 3 के बाहर होगा, सही है। थोड़ी हाई लेवल की बातें हैं कि जो 4 होगा वो 3 से क्या होगा, बाहर होगा। तो जब इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आएगी तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर होगा आपका, 4 से बाहर होगा, सही है। तो तभी आप देख पा रहे हो जब मैंने कॉपर प्लस का बनाया है तो उसमें मैंने आपको 4 कहीं नहीं दिखाया है, और एस में 1 था तो मैंने प्लस के दौरान क्या करा, उस एस को पूरे को क्या कर दिया है, हटा दिया है, सही है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें अगला प्रश्न दे रखा है मैग्नीज 2 पॉजिटिव का। तो मैग्नीज आपको पता है, देख सकते हो आप, 25 होता है। मैग्नीज कितना होता है, 25 होता है। अब 25 के लिए आपको देखना होगा क्या, देखिए मैग्नीज का मैंने बना रखा है, यह है मैग्नीज का, देखिए आप 25 का बना रखा है हमने, पहले विन्यास लिखा है। इसमें कोई आपको मतलब याद नहीं रखना है, सिर्फ 2 तत्वों में याद रखना होता है। एक क्रोमियम होता है जिसका 24 होता है क्रमांक, और एक होता है कॉपर जिसका कितना होता है, 29 होता है। आपको इन 2 तत्वों में याद रखना है, क्योंकि आपकी क्लास तक इतने ही 2 तत्व आते हैं ज़्यादातर, सही है। यहाँ पे एस में 2 आ रहे होंगे तो आपको एस से एक डी में देना होगा, डी में 5 हो जाएंगे, एस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपके डी में 9 और एस में 2 आते हैं, तो एस को एस डी में इलेक्ट्रॉन देगा तो डी में 10 हो जाएंगे और एस में 1 हो जाएगा। ये आपको मैंने बता दिया, ये भी ऐसा ही बनेगा। और दोनों का जो कारण है वो यही है कि जब डी में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डी कक्षक का स्थायित्व बहुत कम होता है, तो इसीलिए वो क्या करता है, एस से इलेक्ट्रॉन लेके अपने स्थायित्व को सही कर लेता है, अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, ऐसा बोल सकते हो। मैग्नीज कितना होता है, 25 है। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। यहाँ देखिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने से, प्लस 2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे इससे, फिर वही जो सबसे बाहर होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हो जो 4s है वो 3d से बाहर होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से हमने बाहर कर दिया, 4s से बाहर कर दिया। ये काम की बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एस को अंदर रखते डी से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। उनका मानना ये होता है कि डी बाद में भरा जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी डी से पहले निकल जाएंगे, सही है।
अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न दिया है आपको, उप सहसंयोजन यौगिक तथा द्विक लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये देखो, ये चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन है, 9 में ऐसा क्वेश्चन है उप सहसंयोजन यौगिक के बारे में। तो इसमें देखो इसका आंसर बहुत सटीक सा लिखना है आपको। प्रश्न नंबर आपका 2 नंबर का प्रश्न आया है, तो 3 जो अंतर लिख दोगे वो 3 अंतर क्या होंगे, इस प्रश्न के उत्तर के लिए सफिशिएंट होंगे। तो देखिए करना क्या है आपको, मैंने 4 लिख रखे हैं, कोई भी 3 लिख देना जो आपको ईजी लगे, अच्छे लगे जो आपको। उप सहसंयोजन यौगिक, देखो इनके पहले एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे उप सहसंयोजन यौगिक क्या होता है, जैसे ये मैंने लिख दिया K4Fe, ये एक यौगिक है। ये कैसा यौगिक है आपका, उप सहसंयोजन यौगिक है। अब इसको लिखता हूँ मैं, देखो ये होता है आपका, ये एक उप सहसंयोजन यौगिक है, और ये आपका है एक आपका द्विक लवण है। द्विक लवण मतलब आप जानते हो इस टाइप से होगा जो, इसको हम लोग इसका जो ये फॉर्मूला है आपका फिटकरी का, ये फॉर्मूला क्या है, फिटकरी का, सही है। इसकी नेमिंग के बारे में मैं बता दूंगा, जो अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो यहाँ देखना आप लोग। यहाँ देखिए, उप सहसंयोजन लवणों का निर्माण 2 साधारण लवणों के सममूलन अनुपात से हो भी सकता है और नहीं भी। देखो उप सहसंयोजन लवणों का जो निर्माण होता है ना, वो 2, जैसे एक ये दे रखा है आपको BaCl2 दिया है, और सपोज दूसरा हमने आपको दिया है यहाँ देखिए एक BaCl2 दिया है, दूसरा दिया आपको KNO3 दिया है। अब आप इन दोनों को ना जब क्या कर सकते हो, या तो तुम इन्हें गर्म करो या इन्हें आप क्या करो, ठंडा करो। तो ठंडा करने पर क्या होता है, ये आपस में जुड़ के एक लवण बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उप सहसंयोजन लवण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, उप सहसंयोजन लवण बोलते हैं। कुछ भी बन सकता है, लेकिन देखो ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल, और ये भी क्या बनेगा, स्टेबल ही बनेगा, सही है। अगला इसमें देखो यहाँ पे क्या है, द्विक लवणों का निर्माण 2 साधारण लवणों के सममूलन अनुपात में मिश्रित करने से होता है। यहाँ तो पक्का होगा ही, लेकिन यहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सही है। आपको एक पहला अंतर याद रखना है। दूसरा अंतर है, इन लवणों का अस्तित्व ठोस अवस्था अथवा गैस अवस्था, ठोस अथवा द्रव अवस्था में होता है। इन लवणों का अस्तित्व केवल ठोस अवस्था में ही होता है, क्योंकि ना जब इनको आप गर्म कर दोगे ना, मतलब इन्हें द्रव में कन्वर्ट कर दोगे, तो ये अपने आयनों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। लेकिन उप सहसंयोजन यौगिक में ऐसा नहीं होता है। अगला प्रश्न दिया है, इन लवणों में धातु आयन की संयोजकता भिन्न भिन्न होती है, और इन लवणों में धातु आयन की संयोजकता क्या होती है, समान रहती है।